हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे लीगल होम्स में। आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट क्लासेस आपको अपडेट कराती रहती हूँ। आपको नई वैकेंसीज और एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना है उसकी रणनीति भी मैं आपसे डिस्कस करती रहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे मिलना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नोट्स और क्विज भी प्रोवाइड कराती रहती हूँ। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 3 है। क्लास 2 मैंने पहले करा चुकी हूँ। इंडियन पिनल कोड की हिस्ट्री और चैप्टर्स को किस तरीके से याद करना है वो मैं आपको पहले 2 क्लासेस में करा चुकी हूँ। आज हम सेक्शन 1 to 5 को देखेंगे। 1 to 5 को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि मेंस और प्री में किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, ये अधिनियम संख्या 45 है और 6 अक्टूबर 1860 जो लिखा हुआ है, इस दिन पिनल कोड का ड्राफ्ट इंडियन काउंसिल ने पास किया था कि हम इस ड्राफ्ट को पास करते हैं, अधिनियम को पास करते हैं, बिल को पास करते हैं और ये अधिनियम बनेगा। और संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 1 जनवरी 1862 में ये पूरे भारत पर लागू होता है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर कि मैम आप हमें ये भी बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर पर अब लागू है या नहीं। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या जम्मू एंड कश्मीर पर कौन सी पिनल कोड लागू थी अब तक। मैं अभी आपको इसका आंसर दे देती हूं कि जम्मू एंड कश्मीर पर अब भारतीय दंड संहिता लागू है। कब से? 1 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है और उसके हटाने से जो भी पिनल कोड या जो भी संहिताएं लागू नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर पर, वो 1 अक्टूबर 2019 से लागू है। तो भारतीय दंड संहिता भी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू है। तो पहला सेक्शन है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। देखिए, कोई भी एक्ट उठा लीजिएगा आप, भले ही आईपीसी है, भले ही वो इंडियन एविडेंस एक्ट है या सीआरपीसी है या सीपीसी है, इन सब एक्ट का पहला सेक्शन हमेशा उसका नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताएगा कि ये लॉ किस किस राज्य और किस किस राज्य पर नहीं है, लागू नहीं है। तो इंडियन पिनल कोड, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। इसका नाम रहेगा भारतीय दंड संहिता और इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा, ऐसा अब लिखा हुआ है इस लाइन में। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू है, अब संपूर्ण भारत पर लागू है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 से यह संहिता रणवीर पिनल कोड जो थी वह अब जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं है। अब भारतीय दंड संहिता जम्मू एंड कश्मीर पर लागू है। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो पिनल कोड 1 जनवरी 1862 से लागू है, लेकिन इसके पूर्व के अपराधों के लिए इस संहिता के अंतर्गत दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दंड विधि के भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होते हैं। यानी कि अगर 1860 से पहले, 1862 से पहले किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो पिनल कोड उसको दंडित नहीं करेगा, क्योंकि इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब है कि कानून जब बना उससे पहले यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, मान के चलिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति की हत्या की और ये अपराध उसने 1860 से पहले किया, तो उसको जो दंड दिया जाएगा धारा 302 में जो दंड है उसका प्रावधान आईपीसी में है,
वो आईपीसी उस अपराध पर यानी ए पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। राइट। अब बात करें कि इसकी एक लाइन में थोड़ा सा मैं बात करूं, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंध के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका कि वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये बात करता है सेक्शन 2, भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड। जैसा कि आप सभी को एक्ट में पता ही है कि ये लिखा हुआ है, हर व्यक्ति संहिता के उपबंधों के अधीन प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर हर व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है, जरा उसको देख लेते हैं। हर व्यक्ति में जैसा कि धारा 2 में ये शब्द दे रखा है, प्रयुक्त शब्द कोई व्यक्ति के ठीक विपरीत इस भाव बोध का दिग्दर्शन करता है कि हर वह व्यक्ति जिसके कार्य अथवा लोप इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हैं, इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा। हर व्यक्ति शब्द इस अर्थ के व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच भेदभाव का निषेध करता है। हर व्यक्ति चाहे वह जिस राष्ट्र, जिस स्थिति, जिस जाति अथवा जिस वंश का हो, वह इस संहिता के अंतर्गत आता है और ऐसा लोप के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई भी विदेशी जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह भारतीय विधि का संरक्षण भी चाहता है और संरक्षण की इस कामना के साथ ही साथ वह उस विधियों के प्रवर्तन के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का भी आश्वासन देता है। कहने का मतलब है कि ए नाम का व्यक्ति भारत आता है यानी वह विदेशी है, तो अगर वह भारत में संरक्षण प्राप्त करता है या यहाँ घूमने आता है या कुछ भी कोई भी काम करने आता है और यहाँ संरक्षण प्राप्त करता है कि उसे हर तरह की फैसिलिटीज दी जाए, लेकिन वह व्यक्ति अगर भारत में रह के अपराध करता है तो सबसे पहले उसको भारतीय दंड संहिता दंडित करेगा। ऐसा इस सेक्शन का तात्पर्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। पहला है संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार। दूसरा है भारत के भीतर किए गए अपराध। चाहे कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर विदेशी व्यक्ति भी आएगा, हर व्यक्ति के अंदर महिला पुरुष बच्चे सब आएंगे। तो यहाँ पे आपको हर व्यक्ति की डेफिनेशन को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। 3 क्या कहता है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो देख लेते हैं इसकी एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। अब मैं इसको इस तरीके से समझाती हूँ। मान के चलो कि भारत के भीतर समुद्र, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भारत के भीतर कौन कौन से राज्य, कौन सी जमीन, जैसे मैं कहूँगी हम आसमान में अपराध कर दें तो आसमान में आप भारत से रिलेटेड किसी हवाई जहाज में होंगे, या हम पानी में कर दें तो पानी में भी पानी के जहाज में आप होंगे तो आप कोई अपराध कर देते हैं, या आप किसी ऐसी सीमा के भीतर हैं जहां का अनुमान लगाना कि ये भारत की सीमाओं के भीतर था या नहीं, या आप किसी विदेश में जाकर लेकिन भारतीय पोत पर, भारतीय जलयान पर या भारतीय वायुयान पर कोई अपराध करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि यह अपराध भारत के विधि के अनुसार आपने किया और भारत में ही विचारित होगा। आ गया समझ में? मेरे अंदाज से आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भारत से किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। यह धारा दंड संहिता के उपबंधों के को अंतर्गत प्रादेशिक अधिकारिता, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन प्रदान करती है। इस प्रकार यह धारा किसी व्यक्ति के उन अपराधों के विचारण की उपधारणा प्रस्तुत करती है जो उसके द्वारा भारत क्षेत्र के बाहर किए गए हों, परंतु
वह व्यक्ति अपने उस कार्य के लिए भारत की किसी विधि के अंतर्गत उत्तरदायी है, मानो उसने उस कार्य को भारत के भीतर ही किया हो। ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक भी हो सकता है या कोई विदेशी भी हो सकता है। भारत के न्यायालयों में उसके विचारण की केवल यही शर्त है कि वह व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए अपराध कार्य के समय भारतीय न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी हो। तो आपको मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वह व्यक्ति जिसने अपराध कहीं भी किया हो, भारत की सीमाओं में, पानी में किया हो, हवाई जहाज में किया हो, या कहीं अन्य स्थान पर, जैसे मैं बात करूं, एक पोत जो है श्रीलंका में जा रहा था और वो श्रीलंका में पहुंच गया, लेकिन पोत पे उसने आक्रमण कर दिया या किसी व्यक्ति को मार दिया, लेकिन वो पानी का जहाज किसका था? भारत का था, भारत की सीमाओं के क्षेत्र में आएगा, तो ऐसा अपराध भारत के भीतर ही विधि के अनुसार विचारणीय होगा। अब बात करते हैं राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध कहाँ लागू हैं, किस किस के ऊपर लागू हैं? ये एक तो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया हो, ठीक, भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया हो। दूसरा, भारत के रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, किसी अपराध को भी लागू होता है। दूसरी और चौथी धारा एक जैसी है, मान के चलो। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर या विमान पर, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य हो, वह अपराध भारत में ही लागू माना जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी समझ लेते हैं। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। मान के चलो किसी दूसरे देश में चोरी करना अपराध नहीं है, लेकिन भारत में चोरी करना अपराध है, या किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति को छेड़ना या धक्का मारना अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा अपराध भारत में अपराध है, तो मान के चलो अपराध के अंतर्गत ऐसा कार्य आएगा जो दंड संहिता परिभाषित करती है। ठीक, अब एक दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत क्या कहता है? जो भारत का नागरिक है, जो कि एक भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किस स्थान में जहां वह पाया जाता है, किसी भी स्थान पर जहां वह पाया जाता है, हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है। युगांडा भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने किसका नागरिक है? वो भारत का नागरिक है। अगर वह युगांडा में जाकर हत्या करता है और वह भारत के किसी भी स्थान में पाया जाता है, तो वह हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। देखिए सेक्शन सीधा बात करता है कि कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिन पर धारा 5 सेक्शन 5 लागू नहीं होता है। देखिए कौन सी है। एक्ट लेके बैठिए, निशान लगाइए, मैं बताऊंगी। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब है, अगर भारत सरकार का कोई व्यक्ति जो कि भारत की सेवा में लगा हुआ है, ऑफिसर है, सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, जो भारत की रक्षा में लगे हुए हैं, भारत की रक्षा में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति दंडित नहीं किए जाएंगे, भले ही उनसे कोई भी ऐसा कार्य हो जाए जो इस दंड संहिता में परिभाषित हो। मान के चलो किसी व्यक्ति ने हमला किया और हमने बदले में उन पर हमला किया, तो ऐसे हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आईपीसी क्या कहती है? हत्या के लिए दंड देती है, मारपीट के लिए दंड देती है, गोली चलाने के लिए दंड देती है। लेकिन भारत के सेवकों के लिए यह ऐसा कृत्य
अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे लोगों को इस दंड संहिता का लाभ मिला हुआ है। कौन सा सेक्शन बताएगा? सेक्शन नंबर 5 बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी क्लास। एक इस तरीके से देखिए, इसको भी सरल भाषा में लिखा हुआ है। कुछ मामले में भारतीय दंड संहिता के लागू नहीं होने को भी वर्णित किया गया है, जिसमें भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों के द्वारा विद्रोह और अभ्यंतरजन के अधिनियमों तथा विशेष या स्थानीय विधियों को शामिल किया गया है। तो ऐसे अपराध भारतीय दंड संहिता में दंडित नहीं है, धारा 5 में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को धारा 1 से लेकर धारा 5 समझ में आ गई होगी। आप सभी अपनी तैयारी अपने घर बैठ के कर रहे होंगे। और एक और खुशखबरी दे दूं कि मैं अब एपीओ, बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी सिविल जज की तैयारी करा रही हूं अपने चैनल के माध्यम से। और डेली करंट अफेयर्स, डेली आपको क्विज भी प्रोवाइड करा रही हूं। मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, जिसमें मैं आपको आप मुझे कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट देंगे, जिससे मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी। क्योंकि अननेसेसरी किसी को ऐड करना, जो सीरियस नहीं है उसको ऐड करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं जो सीरियस हैं उन लोगों को तैयारी कराऊं, जिससे मेरा भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। तो वहां पे मैं क्विज प्रोवाइड कराती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ और टाइम से टाइम मैं उन्हें गाइड करती रहती हूँ। बच्चे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, कैसे माहौल में की जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, या वो अभी फ्रेशर्स हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे शुरू किया जाए। तो उन्हें समय समय पे मैं गाइड करती रहती हूँ। तो आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से आप टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगी, वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए कि मैम हमें व्हाट्सएप पे भी जोड़ना है, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास आईपीसी सेक्शन 1 to 5। उम्मीद करती हूँ आपको सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए कि हमें मैम ये सेक्शन समझ में आ गए हैं। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।